नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट में। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट में हमने जो पिछला वीडियो दिया पार्ट 8, ठीक है ना। सोचिए ना, मूल अधिकार का पार्ट 8 हमने डिस्कस कर दिया है, मतलब कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया। अनुच्छेद 20 में हमने बताया कि जो अपराधी व्यक्ति हैं उनको अपना प्यारा सा संविधान कितने प्रकार के राइट देता है, ठीक ना। तो उसमें बताया कार्योत्तर विधि से संरक्षण, फिर बताया कि द्वैत दंड से संरक्षण, फिर बताया हमने आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को उसके ही विरुद्ध गवाही से बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो अनुच्छेद 20 हमने डिस्कस किया। अनुच्छेद 21 में हमने बताया गोपालन केस क्या होता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का वाद जो 1978 में आया क्या था, पुट्टा स्वामी केस क्या था। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार, चाहे वो राइट ऑफ प्राइवेसी हो, प्रतिष्ठा का अधिकार हो, निद्रा का अधिकार हो, कानूनी सहायता का अधिकार हो, जो भी चीजें, या फिर एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला था, वो सब सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। आज बारी अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, और दूसरा एक अनुच्छेद और भी डिस्कस करेंगे, अनुच्छेद 23, ठीक ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये दोनों पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार। आते हैं भाई इसी अनुच्छेद 22 को डिस्कस करते हैं। तो आपको यहां पे बताते चलूं कि दो पॉइंट्स, इसमें दो पार्ट में आप जो है इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला वाला इसका दो भाग होता है। पहला जो भाग होगा वह साधारण कानूनी मामलों से संबंधित होगा, और दूसरा जो भाग होगा वह है निवारक निरोध से संबंधित, मतलब कि प्रिवेंशन डिटेंशन से संबंधित होगा। ये साधारण कानूनी मामलों से संबंधित मतलब है कि सीधा सा अगर साधारण कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कौन से राइट प्राप्त होंगे, या फिर ये जो निवारक निरोध, इसका अर्थ होता है कि मतलब कि अभियोग के लिए दंड नहीं, बल्कि अपराध से किसी व्यक्ति को रोकना या फिर उसको सचेत करना, ऐसा निवारक निरोध के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है। तो साधारण कानूनी मामलों के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई राइट प्राप्त होता है तो कौन से राइट प्राप्त होते हैं। पहला कि वह व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो वह अपने परामर्श या प्रतिरक्षा के लिए वकील कर सकता है। दूसरा, वह गिरफ्तारी का कारण जान सकता है प्रशासन से, पुलिस से। तीसरा, अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही उसको 24 घंटे से ज्यादा बंदी बनाया जा सकता है। यह साधारण कानूनी मामलों के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाता है। वहीं पर निवारक निरोध के तहत, तो निवारक निरोध के तहत यह शासन के हाथ में एक ऐसा उपकरण है जिससे अपराध के आशंका मात्र से व्यक्ति को अदालती जांच के बिना, मतलब कि अदालती जांच के बिना ही उस व्यक्ति को नजरबंद या बंदी रखा जा सकता है। संविधान ने दो प्रकार के निरोध हैं। संविधान में दो प्रकार के निरोध हैं। कौन से? पहला अपराध से पहले निवारक निरोध, और दूसरा अपराध के बाद निवारक निरोध। पहला है अपराध के पहले, मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है, और दूसरा प्यूनिसिव डिटेंशन है। दोनों को थोड़ा सा पढ़ते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं कि निवारक निरोध और दंडात्मक नजरबंदी दोनों क्या है। मैं आपको बताते चलूं कि किताबों में काफी कॉम्प्लिकेटेड दिया है, यहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण या क्या राइट्स प्राप्त होते हैं, तो सुनना जरा। मतलब कि विधि के उल्लंघन के पूर्व ही किसी व्यक्ति को हिरासत में, मतलब शंका के आधार पर जब किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार या पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसी को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी कहा जाता है, ठीक ना। प्रशासन की अनुमति से ही व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है। तो यहां पर अगर प्रशासन या पुलिस के अनुमति मात्र से किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग स्टेट या पुलिसिंग स्टेट, पुलिस राज्य की स्थापना हमको देखने को मिलती है। तो भैया भारत में लोकतांत्रिक देश है या पुलिसिंग स्टेट है, यह है थोड़ा सा यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक ना। खैर, यहां पर जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो ऐसा लगता है कि पुलिसिंग स्टेट की स्थापना हुई है या पुलिसिंग स्टेट भारत ऐसा प्रकार का स्टेट है, ठीक है ना। खैर, पुलिस 24 घंटे ही बंदी बना सकती है, ऐसा प्रतिबंध या ऐसा रेस्ट्रिक्शन इस पर लागू नहीं होता है। निवारक निरोध पर ऐसा रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता है। फिर वहीं दंडात्मक नजरबंदी क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन। यह कहता है कि सीधा सा कि विधि के उल्लंघन के बाद ही किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा, न्यायालय की अनुमति के बाद ही उस व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। और तीसरा है किसी विधि के शासन के अनुकूल, मतलब यह जो है विधि के शासन के अनुकूल मालूम पड़ता है, ठीक ना। इसके अंतर्गत पुलिस व्यक्ति को 24 घंटे तक बंदी बना सकती है, ऐसा आपका दंडात्मक नजरबंदी में। तो निवारक निरोध के अंतर्गत हमने दो पॉइंट, पहला निवारक निरोध और दूसरा दंडात्मक नजरबंदी, दोनों को अच्छे से देखा, ठीक ना भैया। फिर नजरबंदी व्यक्तियों को प्राप्त कौन से राइट प्राप्त होते हैं? तो अनुच्छेद जो 22 के 4 से लेकर 22 के 7 तक
22 का 4 उपखंड से लेकर 7 उपखंड तक इनको जो है मूल अधिकार प्राप्त या मूल अधिकारों का इनके लिए उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत वे सभी निवारक निरोध के कारण जान सकेंगे और अपनी सहायता के लिए वकील कर सकेंगे। ठीक ना। किसी व्यक्ति को 3 माह से अगर अधिक निवारक निरोध के तहत बंदी रखना है तो उसके लिए एक बोर्ड के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा, और इस बोर्ड का मैं बताते चलूं आपको का इसका जो अध्यक्ष होगा, ठीक ना, बोर्ड का, वह हाईकोर्ट का न्यायाधीश होगा या योग्यता प्राप्त कोई व्यक्ति होगा। यदि कारण सार्वजनिक हितों के विरुद्ध हो तो कारण नहीं बताया जाएगा जनता को या उसको, ऐसा कुछ प्रावधान आपका इसमें किया गया है। खैर, सवाल है कि नजरबंदी का आधार क्या होना चाहिए। नजरबंदी किसी व्यक्ति को तभी की जा सकती है जब राज्य की सुरक्षा खतरे में हो जाए, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, या फिर रक्षा या विदेश मामले, या फिर भारत की सुरक्षा, या फिर जो है समकालीन समय में जहां राज्य की आंतरिक सुरक्षा को अलगाववादी आतंकवादी तत्वों से खतरा हो, वहां इस विधि की प्रासंगिकता आज भी बनी रहती है। ठीक ना। तो मुझे लग रहा है कि आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सवाल है कि क्या संसद अनुच्छेद 22 से संबंधित कोई कानून वगैरह बनाई है कि नहीं बनाई है। तो हां, बनाई भी है, उसको रद्द भी किया जा चुका है। तो कुछ कानून थे, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950 लाया गया था, तो संसद के द्वारा यह अधिनियम जो है 31 दिसंबर 1969 को पारित किया गया था। खैर, यह बाद में समाप्त कर दिया जाता है। इसके तहत प्रावधान था कि 1 वर्ष की अवधि के लिए इसको नजरबंदी किया जा सकता है। बाद में मीसा एक्ट लाया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। ठीक है ना। ये आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी के समय लाया गया था, काफी निरंकुश माना जाता है कि यह अधिनियम या एक्ट कानून था। ठीक ना। तो निवारक अधिनियम के स्थान पर यह लाया गया था। इसके अंतर्गत व्यक्ति को परामर्शदाता मंडल के परामर्श के बिना आपातकाल में 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता था। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के माध्यम से इसको जो है मीसा को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक ना भैया। फिर जो है रासुका एक्ट लाया गया था 1980 में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका उद्देश्य था एकता, अखंडता और संप्रभुता के खतरा पैदा करने वाले जो सांप्रदायिक या जातीय दंगे हैं, उनको प्रेरित करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके ही विरुद्ध ये था। ठीक ना। 1981 में इसको कानूनी दर्जा दिया गया और 1984 में इसे संशोधित करके और कठोर कैद बना दिया जाता है। टाडा फिर लाया गया था आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम 1985। फिर उसके बाद पोटा एक एक्ट लाया गया था 2002 में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक ना। इसे टाडा के स्थान पर लाया गया था, लेकिन 2004 में इसे रद्द कर दिया जाता है। फिर यूएपीए एक्ट जो लाया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2004। ठीक ना। तो खैर 1967 से ही इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है, तो 2004 में इसको अस्थायी रूप से लाया जाता है। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए दंड का प्रावधान, मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया था। तो खैर, ये हमने समझा कि भाई एक गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित संरक्षण जो दिया जाता है या अधिकार राइट दिया जाता है व्यक्तियों को, वो किस प्रकार का था। अब हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन हिंदी। इन हिंदी क्या है, मतलब कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। तो इसमें अनुच्छेद 23 और 24 दो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 23 में क्या है कि मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर बेगारी पर रखा जा रहा है, दुर्व्यापार उसका किया जा रहा है या बलात्सर्म उस पर करवाया जा रहा है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 23 के विपरीत या 23 के जो है उल्लंघन में है। ठीक ना। क्या कहा जाता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध, तो मानव की दुर्व्यापार या बलात्सर्म पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। जीवन का अधिकार का आशय गरिमामय जीवन से है। भारतीय संविधान में मानव के दुर्व्यापार, बेगार या फिर बलात्सर्म पर प्रतिबंध, इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा या दंडनीय अपराध है। मानव दुर्व्यापार का अभिप्राय महिलाओं, बच्चों, अपंगों या व्यक्तियों के अनैतिक दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से है। ठीक है ना। तो सवाल है कि बेगारी क्या है। तो बेगारी में आपको बताते चलूं कि जैसे बिना पेमेंट के अगर काम करना तो बेगारी है। बधुआ मजदूरी मतलब कि अपने घर में किसी व्यक्ति को मात्र खाना वगैरह पर रखना और सारे खेत बाड़ी के काम या फिर जो है तमाम बाहरी काम करवाना, बधुआ मजदूरी की तरह। दास प्रथा आप जानते ही होंगे कि पहले दास प्रथा थी, लेकिन बाद में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय इसको जो है समाप्त कर दिया गया 1935 में। देवदासी प्रथा, अभी भी देवदासी प्रथा कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है दक्षिण भारत में। खैर, महिलाओं तथा बच्चों के व्यापार या वेश्यावृत्ति या फिर मानव की वस्तुओं के समान खरीद फरोख्त, ये सब जो है अनुच्छेद 23 के विपरीत मालूम पड़ती हैं और 23 के जो है विपरीत मालूम पड़ने के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के कारण। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए क्या संसद ने कोई कानून बनाया है। तो हाँ भैया, कानून बनाया गया है। पहला, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। दूसरा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। समझौता मजदूर अधिनियम
1970, फिर बधुआ मजदूरी श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976, सम्मान या समान पुरस्कार अधिनियम 1976। चूंकि देखिए इसमें से 2-3 पूछे गए हैं, जैसे बधुआ मजदूरी को लेकर, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को लेकर, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिलान करने के लिए आए थे। एशियाई वर्कर्स एक केस आया था 1983 में, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई अगर निर्धारित दर से कम मजदूरी किसी को दी जाती है तो वह भी एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक ना। खैर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बच्चों का क्या अधिकार है शोषण के विरुद्ध, मतलब कि 14 वर्ष से अगर कम आयु के जो बच्चे हैं, अगर उनको कारखानों में काम कराया जाता है या खतरनाक कार्यों में थोड़ा सा संलिप्त किया जाता है तो यह आर्टिकल 24 के अगेंस्ट है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों या संकटमय अथवा खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यह अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर संलिप्त पाया गया किसी बच्चे को काम कराते हुए, या कोई राज्य पाया गया, राज्य मतलब कि कोई संस्था पाई गई, तो ऐसे में उन पर जो है मुकदमा दायर किया जा सकता है। और यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि जो है अनुच्छेद 24 के अगेंस्ट है, ठीक है ना। वर्ष 2015 में संघ सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव में कहा कि जो घरेलू कार्य है ना, घरेलू कार्य में परिवार की सहायता बच्चे कर सकते हैं, ऐसा जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं माना जाएगा। खैर, सरकार के द्वारा निर्मित कुछ अधिनियम क्या कानून बनाए गए हैं, तो पहला कारखाना अधिनियम 1948 लाया गया था और दूसरा 1986 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 लाया गया था, ठीक ना भैया। तो एक मैं आपको बताते चलूं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी है, ठीक है ना, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये भी है। तो इसका गठन 23 फरवरी 2007 को किया गया था। इसका कार्य क्या है कि बच्चों पर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न को रोकना। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह शांता सिन्हा थी। यह पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। बच्चों को परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करने का इसको राइट होता है, अधिकार होता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एक आया था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसमें यौन शोषण का भी एक रूप बताया गया, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग अनुच्छेद 24 तक हो गया, तो 25 से 28 तक हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक